नमस्कार, चलिए सुनते हैं मोहन राकेश की लिखी कहानी गिरगिट का सपना। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी उसने। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था, और हर चीज, हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई एक रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए, हरे से बैगनी, बैगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। यह भी कोई जिंदगी थी? यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं थी। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी। उसे अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप रहता था, ऐसा बढ़िया लहरिया था, उसे देखकर मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वह खुद भी उसे देखकर दुमदुबा कर भागता था, या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही कहता था कि वह गिरगिट ना होकर सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वह कई तरह से सीधा उल्टा होता रहा, पर नींद नहीं आई। आंखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी बदल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हल्की सी ऊँघ आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। इस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देरी थी कि उसका सिर भारी होने लगा। लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबराया। या उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर खामोखा वह पत्ती खा ली। अब अगर वह जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो? वो अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर जमीन पोली हो गई है और वह बाहर निकल आया है। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। वह पूरा जमीन से बाहर आ गया, सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ। अपने शरीर पर नजर डाली तो वह वही लहरिया नजर आया जो उसे पास वाले सांप के बदन पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वह अब सांप बन गया था। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर कांटे चुभे उनकी उसने परवाह नहीं की। नया नया सांप बना था, सो इन सब चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता था। पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था? अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे एक शिकंजे की तरह लगी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था।
उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बस गया था। कितना अच्छा होता अगर वह सांप ना बनकर नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे झबरीली पूंछ। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया कि अब कोई सांप नजर आए तो उसे वह लपक ले, पर सांप वहां कोई था ही नहीं। कोई सांप निकल कर आए इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना कूदना शुरू किया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, कभी सिर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार जो वह जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा जिस्म में ऐसे गड़ गया कि ना अब उछलते बने ना नीचे आते। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वह मानने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। तब न रेंगने की जरूरत पड़ती न उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से अब उसे कोई वास्ता नहीं था। वह जिंदगी भर ऊपर ही झूलता रहना चाहता था। उसे यह भी लगा जैसे उसके अंदर से कुछ पत्तियां फूटने वाली हूं। उसने सोचा कि अगर उसमें फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होता और क्या वह अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा। पर तभी दो कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू किया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ने लगो। अभी वह सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वह भी उसी तरह उड़ खड़ा हुआ है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था और वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो उन्हें झपकाने लगो, जब चाहो सीधे कर लो। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब कांय कांय की, पर तभी नजर पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा ना बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख अब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना कैसे उस गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिट की भाषा में मजा चखा पाता। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी बियाह। जबलपुर से आजमगढ़ 1.5 दर्जे का जनाना डिब्बा और पूरे डिब्बे में अकेली मैं। डाकगाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं होती, और आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो डिब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी स्त्री नहीं। साथ में ना तो कोई पुस्तक थी और ना अखबार। मुझे अकेलापन अखरने लगा। बच्ची साथ होती तो वह इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की, डिब्बे भर में दौड़ लगाती
उसे संभाल रखने में मैं इतनी व्यस्त रहती कि ना तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और ना किसी सहयात्री का। जबलपुर से चलकर गाड़ी कटनी में रुकी। दूसरे डिब्बे में कई यात्री चढ़े और कई उतरे, पर इस डिब्बे में कोई परिवर्तन न हुआ। मैं जबलपुर से जैसे अकेले चली थी तैसे ही कटनी से भी चली। डाकगाड़ी फिर हवा से बातें करने लगी। सपना आया, ट्रेन की गति कुछ धीमी पड़ी और मैं उठकर खिड़की के पास बैठ गई। देखा एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का, प्लेटफार्म पर दौड़ा चला आ रहा है। उसके हाथों में पीतल की एक छोटी सी थाली थी। थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, ये सब वह आरती उतारने की मुद्रा में पकड़े दौड़ा आ रहा था। ट्रेन रुकी और वह बच्चा भी रुक गया, ठीक मेरे डिब्बे के सामने। तभी मैंने देखा एक कांस्टेबल और स्टेशन के 2-3 कर्मचारी उस बच्चे के विषय में कुछ कह रहे हैं। बच्चा उन्हीं के पास खड़ा था। जाने क्या सोचकर वह कांस्टेबल बच्चे को लाया और दरवाजा खोलकर डिब्बे में बिठा दिया। बच्चे को बिठाने के बाद वह मुझसे विनय भरे स्वर में बोला, बहन आप जरा इस लड़की को इलाहाबाद में उतार देना। कई दिनों से यह स्टेशन आती है और कहती है कि इलाहाबाद जाना है। मैंने पूछा, पर यह बच्ची है किसकी? ये तो मैं नहीं जानता, कांस्टेबल ने कहा, पर इसे इलाहाबाद जाना जरूरी है। कई दिनों से कह रही है और गाड़ी के पास दौड़ कर आती है। मैं और कुछ पूछूं कि सीटी हो गई और ट्रेन चल पड़ी। मैंने सोचा कि ये भी मुसीबत ही है। ट्रेन इलाहाबाद लगभग 11 बजे पहुंचती है। आज 1 घंटा पीछे जा रही है तो 12 बजे से पहले क्या पहुंचेगी? इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते या सो गई तो? क्या इसे कोई लेने आएगा? कोई ना आया तो किसे सौंपूंगी इसे? एक साथ मेरे मन में कई प्रश्न उठे, पर ट्रेन चल चुकी थी और वहां मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई ना था। अब मैंने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा। वह बेंच पर ना बैठकर नीचे एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसके सामने वही थाली, कटोरी और गिलास थे। देखने में वह 5-6 वर्ष से अधिक की ना जान पड़ती थी। कपड़ों के नाम पर एक मटमैला सा कपड़ा उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। सिर के बाल लड़कों की तरह कटे हुए थे। चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि इस छोटी सी आयु में उसने बहुत दुख देख लिए हैं। मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर है। यह गड़ी हुई मूर्ति की तरह शांत और स्थिर बैठी है। डाकगाड़ी उसी पूर्ण वेग के साथ दौड़ रही थी, पर वह बालिका एक तपस्वी की तरह शांत और मौन बैठी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका नाम पूछा। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, राम पियारी। तुम कहाँ जा रही हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद में किसके पास जाओगी? मैंने पूछा, और इस बार उसने सिर उठाकर उत्तर दिया, अपने बियाह के पास जाई था। कितने आश्वासन और विश्वास के साथ उसने कहा, बियाह के पास, तो इसकी शादी भी हो चुकी है। फिर मैंने पूछा, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मर गए, उसी विकार रहित स्वर में उसने कहा। फिर मैंने पूछा, मरे हुए कितने दिन हुए हैं और तुम्हारा कोई नहीं है? ढेर दिन अस्पताल में रहने के बाद मर गए। हमारा बियाह इलाहाबाद में है। फिर मैंने पूछा, और ये थाली, कटोरी, गिलास कहाँ से लेकर आई हो? उसने जवाब दिया, अपने घर से लेकर आई हूँ। बियाह के घर लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचा, यह बच्ची जिसके माँ बाप के मरने पर इसके बियाह ने कोई खोज खबर न ली, उसी बियाह को खोजने या कितने विश्वास के साथ निकली है। फिर मैंने पूछा, इलाहाबाद में तुम्हारा बियाह कहाँ रहता है? उसने फिर वही सादा सा उत्तर दिया, वही इलाहाबाद में। अब मैं और क्या पूछती? वह तो इलाहाबाद को भी अपने गांव सरीखा मानती है, जहां गिने चुने कुछ घर होंगे। आराम से अपने बियाह को खोज लेगी। फिर मैंने पूछा, इससे पहले कभी बियाह के घर गई हो? उसने आश्चर्य मिश्रित कातरता के साथ देखते हुए कहा, चलाओ हुए बिना बियाह के घर कोई नहीं जाता। अब इससे अधिक उससे प्रश्न करना उस पर अत्याचार होता
अतः मैं चुप रह गई। गाड़ी उसी तेजी के साथ चली जा रही थी। ठंडी हवा तीर की तरह भीतर आकर शरीर को कपाने लगी। मैंने अपनी शाल निकाल कर ओढ़ लिया। मैं केवल 2 दिन के लिए जा रही थी, इसलिए कपड़े भी इन्हें गिने थे। अंत में बहुत सोच विचार के मैंने तय किया कि बिछाने की चादर के बिना मेरा काम चल सकता है, और उसे निकालकर मैंने उस बच्ची को उड़ा दिया। वह बोली कुछ नहीं, बस विस्मय के साथ मेरी ओर देखती भर रही। शाम बढ़ चुकी थी, कुछ भूख भी लगाई थी। मैंने खाना निकाला, कुछ उसे दिया और स्वयं भी खाया। उस लड़की ने मेरे मातृत्व को क्रियाशील होने का अवसर दिया। खाना खाने के बाद मेरी कुछ देर लेट जाने की आदत है, अतः मैं लेट गई और सो गई। इतने में गाड़ी फिर रुकी। यह मानिकपुर था। चित्रकूट दर्शन करके लौटने वाली स्त्रियों का एक झुंड एक साथ डिब्बे में भर गया। मैंने पैर सिकोड़कर 2 स्त्रियों को बैठने की जगह दी, किंतु मैं उठी नहीं, लेटी रही। फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताछ शुरू हो गई। एक महिला ने मुझसे पूछा, क्यों बहन जी, यह बच्ची आपके साथ जा रही है? और मैं नहीं कहकर सो गई। अब सीधे उसी से प्रश्न होने लगे। क्या पूछा गया मैं सब तो नहीं सुन सकी। राम प्यारी की किसी बात को सुनकर वे महिलाएं जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल सुनकर मैं उठ बैठी। देखा तो सामने ही पटिये पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इलाहाबाद जंक्शन। सजग होकर मैंने उस कोने को देखा जहां राम प्यारी बैठी थी, पर वो वहां नहीं थी। मेरी चादर समेटकर मेरे पैताने रखकर राम प्यारी अपनी ब्याह को ढूंढने चली गई। सामने प्लेटफॉर्म पर जहां चित्रकूट के दर्शन का पुण्य लाभ करके लौटने वाली स्त्रियों का समूह खड़ा था, जिसने बिना टिकट के यात्रा करने के कारण टिकट जांचने वाली महिला डबल किराए के लिए उलझ रही थी। मैंने देखा राम प्यारी कटोरी, गिलास और थाली को आरती की मुद्रा में पकड़े खड़ी है। उन स्त्रियों के साथ वह भी रोक ली गई थी। उन स्त्रियों के यह कहने पर कि वह लड़की उनके साथ नहीं है, टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा, छोकरी तू कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है? और राम प्यारी का उत्तर था, घर से आई तही अपने बियाह के घर जा। और वह आगे बढ़ गई। मैं देखती रह गई। जंक्शन का कोलाहल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में राम प्यारी का सर गूंज रहा था, बियाह के घर जा। क्या वह राम प्यारी का ही स्वर था? वह छोटी सी बच्ची क्या जाने बियाहे को। ऐसा लगा कि युग युग से कोई अज्ञातवाणी, जिसे सीता और सावित्री कहते हैं, उस बच्ची के कंठ से प्रतिध्वनित हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगढ़ के कवि सम्मेलन से न बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती, देखती वह अपने ब्याह को कैसे खोजती है। आह, यह अन्वेषण कितना सुंदर होता। पर अब तो रह कर एक ही प्रश्न उठ रहा था, जो अभी भी अनुत्तरित ही है। उसका ब्याह उसे मिला भी या नहीं? धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी चोरी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन, नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधा जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लैक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनवे रस में जो मजा था वो अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबैने और कच्चे बेरों में जो रस था वो अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर, वो अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठ थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खाकर दोपहर के लिए मटर और जौ का चबैना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था।
मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुदा जा रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियां गोड़ रहे हैं, कहीं कैंचे से बेलों की पत्तियां छांट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों को गले मिल कर रोऊं और कहूँ, प्यारे तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बड़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर हमारे मौलवी साहब दर्जी थे, मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुहारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के सफारी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले ना समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियां तोड़ ली तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थीं। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ कर लाने के लिए कहते। इन चिड़ियों को पतंगों में विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों ही के सिर चली जाती। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर ने कहा, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को न जाने कहाँ से पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक न था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थी वे अभी तक याद हैं। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था।
रुपए अनगिनत तो थे नहीं, चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी। चाचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हलदर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यूं उनसे ज्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में न था। चाचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सूझता। और तो और चची भी उनके क्रोध का सामना करने से डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सा विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता और वह बीभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हमारे शांति से विचार करने की क्षमता ही न थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी न किया, चबैना भी न लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद ना होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही वह अवसर मिले, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नजर गई, हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए, सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे, विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता? न कमर में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। कुछ सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं, से 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुंचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई थी। या कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गई। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकादे करने के बाद कहीं पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन लड़कों की ओर समग्र नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम हैं कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बाहर रहेगी, मजे से रेवड़ियां खाएंगे, गोल गप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे
और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार ना किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएगा और दोनों साथ साथ मेला देखेंगे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएगा एक पैसा भी खर्च ना करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं था। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं हो, मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ, कैसे मार पड़ती है। तुम्हारे चचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूंसा मारा कि मियाँ हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी ना, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीह की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों-ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ कर आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिरना चाह रहा है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जा रहे हैं। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ती चली आती थी, लेकिन मैं उसी मंदगति से चला जाता था मानो पैर में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कहा सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सासा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में
एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद वह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा। मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी ना निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई, तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूल दूषित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वो आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोली, लो वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ ना बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी ना खाई थी। मेरा तो 2-4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया है या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय सही नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा ने कहा, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं, पैसा तो वो हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैंने कहा, वही तालाब के किनारे तो कहा था। हलधर, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपए कमा लाता, 4 जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई, तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। यह कहते हुए चची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पांसा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी।
उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबैना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चूड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दुखमय, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबैना। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी चोरी।